नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम आपसे का स्वागत है। आज हम लोग कुछ प्रमुख विज्ञान एवं तकनीकी संबंधित कुछ प्रमुख करंट अफेयर्स को देखने का प्रयास करते हैं। रूस ने बनाई जानवरों के लिए दुनिया की पहली कोविड वैक्सीन कार्नेविकॉव। नोवेल कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया का पहला पशु टीका, मतलब क्या पूरा वर्ल्ड में कोरोना वायरस से जो पूरा दुनिया ग्रसित है। आप देख रहे हैं कोरोना वायरस 2.0, मतलब क्या दोबारा कोरोना वायरस की पुनरावृत्ति हो रही है भारत में। और फर्स्ट टर्म की अपेक्षा सेकेंड टर्म में ये अत्यधिक तेज़ी से यह फैल रहा है। और आप देख रहे हैं पूरे वर्ष में जितना लोग ग्रसित नहीं हुआ था उतना लोग अब एक एक दिन में भारत में प्रत्येक दिन 1.5 लाख 2 लाख के आंकड़ा में कोरोना पॉजिटिव लोग पाए जा रहे हैं। और ये इतना तेज़ फैल रहा है जिसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। तो कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन भारत के द्वारा बनाया गया, और ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत द्वारा, बहुत सारे देशों के द्वारा कोरोना वैक्सीन बनाया गया। लेकिन भारत अपना जो वैक्सीन है यह लगभग 86 कंट्री को यह निर्यात भी किया है। और हाल ही में भारत सरकार द्वारा यह घोषणा किया गया कि अब जो वैक्सीन है यह किसी भी विदेशी देश को निर्यात नहीं किया जाएगा, सबसे पहले अपने देश की जनता को दिया जाएगा। और बहुत ही तेज़ी से कोरोना वैक्सीन जो है वह लोगों को दिए जाने की घोषणा भी की जा रही है, और लोगों को दिया जा भी रहा है। लेकिन लोग इसके प्रति जागरूक नहीं हो रहे हैं अभी भी। और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 11 से लेकर 14 अप्रैल के बीच टीका उत्सव, मतलब क्या टीका महोत्सव मनाने की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत यह कहा गया कि अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन दिया जाए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वैक्सीन को पहुंचाया जाए। इस कारण से प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक गांव में कैंप लगाकर वैक्सीन दिया जा रहा है। और इस वैक्सीन का 2 डोज है, फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज। कुछ व्यक्ति को इससे आशंका है कि वैक्सीन लेने के बाद तबीयत खराब हो जाता है या जो भी हो, लेकिन इस वैक्सीन के लेने के बाद यदि कोरोना वायरस उस व्यक्ति पर प्रहार भी करता है तो उस पर उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर ऑलरेडी वैक्सीन का जो पावर है वह चलता रहेगा, तो वह उस वायरस को अपने ऊपर हावी होने नहीं देगा। इस कारण से आप देखें तो दोनों दृष्टिकोण से, एक तो अभी गवर्नमेंट द्वारा फ्री में दिया जा रहा है, और दूसरा इस ज़िंदगी को बचाने के लिए, दोनों दृष्टिकोण से यह वैक्सीन लेना ज़रूरी है। हाँ, जो आपके डॉक्टर सलाह दे, जिनका शरीर स्वस्थ नहीं है वो थोड़ा सा चेकअप करवा के तब वैक्सीन लें, लेकिन वैक्सीन लेना चाहिए। इसी संबंध में नोवेल कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया का पहला पशु टीका रूस में देश की कृषि सुरक्षा प्रहरी रोसेल खोजनाडजोर में पंजीकृत किया गया। पूरी दुनिया जहां अभी लोगों के लिए वैक्सीन बना रहा है, वहीं पर रूस के द्वारा पहला पशु टीका रूस में देश के कृषि सुरक्षा प्रहरी रोसेल खोजनाडजोर में पंजीकृत किया गया है। यह पशु चिकित्सा और फाइटोसैनिटरी निगरानी के लिए संघीय सेवा की एक इकाई द्वारा विकसित जानवरों के लिए टीका को कार्बीवैक्स नाम दिया गया है। पशु के लिए जो वैक्सीन बनाया गया है उससे जानवरों के जो टीका बनाया गया उसका क्या नाम है, तो कार्बीवैक्स किसके द्वारा बनाया गया है, तो रूस के द्वारा बनाया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से इस वैक्सीन का प्रयोग जानवरों पर किया जा रहा है, मतलब कि जानवरों को भी यह वैक्सीन दिया जा रहा है। टीकाकरण के बाद 6 महीने तक प्रतिरक्षा बनी रहती है, लेकिन खुराक के डेवलपर्स ने इसका विश्लेषण करना जारी रखा है। इस वैक्सीन का उपयोग रूसी वैज्ञानिकों के अनुसार वायरस उत्परिवर्तन के विकास को रोक सकता है। यह जानवरों में कोविड-19 को रोकने के लिए दुनिया का पहला और एकमात्र उत्पाद है। जानवरों के लिए अभी भारत जो है यह सिर्फ मानव को दिए जाने वाला वैक्सीन बनाया है, लेकिन रूस जो है यह जानवर के लिए भी वैक्सीन का उत्पाद और निर्माण किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत ऐसा उन्नत निगरानी प्रणाली अपनाने वाला पहला देश। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर, इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ पर ये मीटिंग कर रहे हैं सभी विशेषज्ञों के साथ। तो यहाँ पर यह बोला गया है कि एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्लेटफॉर्म एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम के तहत संचालित किया जाएगा। एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत संचालित किया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य देश में रोग निगरानी को मजबूत करना है। क्या है इसका उद्देश्य? तो इसका उद्देश्य है देश में रोग की निगरानी को मजबूत करना, महामारी
प्रवण रोगों के लिए विकेंद्रीकृत राज्य आधारित निगरानी प्रणाली की स्थापना करके इसे प्राप्त किया जाना है। इस प्लेटफॉर्म की प्रमुख विशेषताएं मोबाइल एप्लीकेशन के उपयोग के माध्यम से रियल टाइम डेटा रिपोर्टिंग, स्वास्थ्य सुविधाओं की जियो टैगिंग आदि है। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य बेहतर देखभाल प्रदान करना और गोपनीय स्वास्थ्य डेटा को बनाए रखना है। यह प्लेटफॉर्म देश के विभिन्न जिलों में बीमारी के प्रसार की जानकारी रखेगा। यह जानकारी आशा कार्यकर्ताओं और ANM के माध्यम से एकीकृत किया है। किसी द्वारा? आशाकर्ता के द्वारा और ANM के द्वारा यह जारी की जाएगी। जानकारी कैसे एकत्र की जाती है? इस प्लेटफॉर्म के लिए निम्नलिखित तरीके से जानकारी एकत्र की जाएगी। प्रत्येक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को एक प्रकार का फॉर्म S, P और L प्रदान किया जाएगा। इस सर्वेक्षण में शामिल जमीनी कार्यकर्ताओं को S फॉर्म प्रदान किया जाएगा। वे बीमारी की व्यापकता के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। डॉक्टरों को P फॉर्म दिया जाएगा। इस फॉर्म के माध्यम से डॉक्टर अपने निदान के साथ रोगी का नाम, पता, संपर्क नंबर एकत्रित करेंगे। और प्रयोगशाला कर्मियों को L फॉर्म दिया जाएगा। इस फॉर्म के माध्यम से वे पैथोलॉजिकल जांच का विवरण एकत्र करेंगे। एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम IDSP को 2004 में लॉन्च किया गया था। इस कार्यक्रम को विश्व बैंक के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बीमारी के प्रकोपों का शीघ्रता से पता लगाना और प्रतिक्रिया देना है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। वैज्ञानिकों ने एक जीवित रोबोट बनाने के लिए मेढकों की स्टेम कोशिकाओं का उपयोग किया है। किसके लिए? तो वैज्ञानिकों ने एक नए जीवित रोबोट बनाने के लिए मेढकों की स्टेम कोशिकाओं का उपयोग किया है। इन रोबोटों को जेनोबॉट्स नाम दिया गया है। मेढकों की स्टेम कोशिकाओं के द्वारा निर्मित रोबोटों क्या कहा गया है? तो जेनोबॉट्स कहा गया है। जेनोबॉट्स खुद को ठीक करने में सक्षम है। यह खुद को ठीक करने में सक्षम है और यह यादें को रिकॉर्ड कर सकता है। जेनोबॉट्स मेढक कोशिकाओं से बने होते हैं। उनका नाम क्या है? तो जेनोपस लाविस मेढक के नाम पर रखा गया है। जेनोबॉट्स किससे बने हुए हैं? तो मेढक के कोशिकाओं से बने होते हैं और उनका नाम जेनोपस लाविस मेढक के नाम पर रखा गया है। जिन्होंने रोबोट बनाने के लिए कोशिकाओं की आपूर्ति की है। जेनोपस लाविस एक अफ्रीकी मेढक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस मेढक को। यही मेढक है, यह मेढक है जेनोपस मेढक, जो कहाँ पाया जाता है? जो अफ्रीकी देशों में पाया जाता है। इन रोबोटों का उपयोग बीमारियों का पता लगाने और शरीर के विशिष्ट क्षेत्रों में दवाओं को पहुंचाने के लिए किया जाएगा। जेनोबॉट्स 1 मिलीमीटर से कम लंबे होते हैं। इनमें 500 से 1000 जीवित कोशिकाएं शामिल हैं। वे सामूहिक रूप से कार्य करने के लिए एक साथ जुड़ने में सक्षम हैं। वे अपनी कोशिकीय ऊर्जा का अधिकतम 10 दिनों तक दोहन करके छोटी वस्तुओं को स्थानांतरित कर सकते हैं। जेनोबॉट्स की स्मृति कैसे बनाई गई थी? तो जेनोबॉट्स की स्मृति रखने की क्षमता को EOSFF नामक एक प्रोटीन द्वारा प्रेरित किया गया था। यह प्रोटीन सामान्य रूप से हरा होता है। हालांकि यह 390 nm तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर लाल रंग का उत्सर्जन करता है। मैसेंजर RNA कोडिंग के साथ मेढक भ्रूण की कोशिकाओं ने जेनोबॉट्स को रिकॉर्ड करने में सक्षम किया। जब नीली रोशनी लगभग 390 nm की तरंगदैर्घ्य के संपर्क में आता है तो इसकी स्मृति जो है यह बनी रहती है। तो जेनोबॉट्स जो है वह किसी भी बात को याद रखने में भी वह सक्षम होता है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हाल ही में निजी क्षेत्र की कंपनियों को मिसाइल सिस्टम विकसित करने और उत्पादन करने की अनुमति दी है। साथ ही वे मिसाइल उत्पादन में DRDO के साथ साझेदारी कर सकती है। यह विकास व उत्पादन भागीदार कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है। किसके द्वारा? तो भागीदार कार्यक्रम तहत यह किया जा रहा है। संगठन ने पहले ही वर्टिकली लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के लिए बोलियां प्राप्त कर ली है। इसके साथ VL SRSAM DRDO निजी क्षेत्र की साझेदारी प्राप्त करने वाला पहला मिसाइल कार्यक्रम बन गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर DRDO के बारे में, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यह बहुत बार पूछा जा चुका है कि DRDO का पूरा नाम क्या है, और कभी कभी पूछा है कि यह किस मंत्रालय के अंतर्गत यह कार्य करता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत DRDO कार्य करता है। मतलब क्या, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कौन है? तो राजनाथ सिंह जी हैं। आप लोगों के लिए एक प्यारा सा प्रश्न है कि वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन हैं?
मिसाइल उत्पादन में निजी क्षेत्रों को अनुमति क्यों दी गई है? डीआरडीओ ने मेक इन इंडिया परियोजना के तहत जटिल सैन्य प्रणाली विकसित करने के लिए निजी क्षेत्रों के साथ अपनी साझेदारी खोली है। हाल ही में डीआरडीओ ने टाटा और बाबा कल्याणी इंडस्ट्रीज को ATAGS होवित्जर विकसित करने में मदद की है। यह भारतीय सेना के लिए एक आर्टिलरी गन है। 2010 में तत्कालीन रक्षा मंत्री AK एंटनी ने रक्षा प्रौद्योगिकी में निजी क्षेत्र की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करके डीआरडीओ के पुनर्गठन का आदेश दिया था। अब तक डीआरडीओ ऑर्डिनेंस के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए निजी क्षेत्र में प्रौद्योगिकियों को स्थानांतरित कर रहा है। उदाहरण के लिए स्वॉर्डफिश लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार को डीआरडीओ ने इजराइल की सहायता से विकसित किया था। यह रडार 200 लक्ष्यों को ट्रैक करने में सक्षम है और इसकी रेंज 500 किलोमीटर है। इजराइल से प्राप्त यह तकनीक सार्वजनिक और निजी निर्माताओं को हस्तांतरित कर दी गई थी। अगस्त 2020 में डीआरडीओ ने घरेलू उद्योगों द्वारा उत्पादन के लिए 108 सैन्य प्रणालियों की पहचान की थी। डीआरडीओ ने हाल ही में 101 सैन्य प्रणालियों और हथियारों जैसे हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइल, परिवहन विमानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। अब यह साझेदारी भारत में विनिर्माण इकाइयों को स्थापित करने के लिए विदेशी कंपनियों को बढ़ावा देगी। वे डीआरडीओ के साथ साझेदारी भी कर सकते हैं। रक्षा विनिर्माण में 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कारोबार का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कई हाथों को एक साथ काम करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार निजी साझेदारी इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी। डीआरडीओ ने विकसित की मिसाइल रोधी टेक्नोलॉजी। डीआरडीओ ने हाल ही में नौसेना के जहाज़ों को दुश्मन की मिसाइलों को निशाने से बचाने हेतु नया कवच तैयार किया है। किसके द्वारा? तो डीआरडीओ द्वारा। एडवांस्ड चाफ टेक्नोलॉजी पर आधारित यह कवच दुश्मन के रडार को भ्रमित करेगा और जहाज की ओर बढ़ रही मिसाइलों की दिशा बदलने में सहायता करेगा। डीआरडीओ ने इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। नौसेना की ज़रूरतों को देखते हुए डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर ने इस कवच को विकसित किया है। उन्नत सॉफ्ट प्रौद्योगिकी की मदद से रॉकेट के 3 तरह के संस्करण विकसित किए गए हैं, जो छोटी दूरी, मध्यम दूरी तथा लंबी दूरी के होंगे और इन्हें नौसेना की ज़रूरत के अनुसार विकसित किया गया है। आप यहाँ पर यह देख सकते हैं। यह नौसेना ने हाल ही में रॉकेट के इन तीनों संस्करण का अरब सागर परीक्षण किया था और इनके परिणाम संतोषजनक पाए गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश जी रेड्डी ने वैज्ञानिकों की टीम को इस सफलता के लिए बधाई दी है। दुनिया भर में जहाज़ों की हिफाजत के लिए 4 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। जंगी जहाज़ों में चाफ रॉकेट लगाने का फ़ायदा ये होता है कि जब लॉन्च किए जाते हैं तब दुश्मन का मिसाइल इनसे टकरा कर हवा में ही फट जाता है और इससे क्या होता है? इससे जंगी जहाज़ बच जाते हैं। तो यह इससे फ़ायदा किससे? चाफ टेक्नोलॉजी से। पहली बार इस चाफ टेक्नोलॉजी का प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। यह रडार काउंटर मेजर टेक्नोलॉजी है। इसके तहत किसी रॉकेट की मदद से हवा में चाफ मटेरियल का धुआं बना दिया जाता है। इस धुआं में क्या रहता है? एल्युमिनियम, मेटलाइज्ड ग्लास फाइबर या प्लास्टिक आदि का इस्तेमाल होता है। यह धुआं दुश्मन के रडार पर उसके टारगेट की तरफ दिखने लगता है। कई बार रडार पर एक साथ कई टारगेट नजर आने लगते हैं। दुश्मन की मिसाइल को इसकी सहायता से आसानी से रास्ते से भटकाया जा सकता है। यह इतना अच्छा चीज़ है। यह जहाज़ पर चाफ मटेरियल से लैस रॉकेट तैनात रखे जाते हैं। किसी भी तरह के मिसाइल हमले का अंदेशा होते ही इसे चला दिया जाता है। रॉकेट से छूटे चाफ मटेरियल का धुआं दुश्मन की मिसाइल को निशाने से भटका देता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है और इससे भारतीय नौसेना को बहुत अत्यधिक लाभ होगा। यदि कभी इन फ्यूचर कभी इस तरह घटना घटती है तो भारत इससे खुद को अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएगा और बचा पाएगा। संयुक्त अरब अमीरात में बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने 6 अप्रैल 2021 को अपना वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया है। पूछेगा आपसे, संयुक्त अरब अमीरात में बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने कब अपना वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया? तो 6 अप्रैल 2021 को अपना यह वाणिज्यिक परिचालन जो है यह शुरू किया है। आप यहाँ पर से देख सकते हैं बराक परमाणु गृह जो है उसका फिगर यहाँ पर देख सकते हैं आप। बाराका परमाणु संयंत्र संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के अल डफरा क्षेत्र में स्थित है।
और यह संयुक्त अरब अमीरात का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी है। यह तेल उत्पादन संयुक्त अरब अमीरात का एक हिस्सा है जो अपने ऊर्जा मिश्रण में विविधता लाने का प्रयास कर रहा है। इस प्लांट की यूनिट 1 को परिचालन के अपेक्षित स्टार्टअप वर्ष से 3 साल की देरी के बाद वर्ष 2020 में परमाणु नियामक से परिचालन लाइसेंस प्राप्त हुआ है। अगस्त 2020 में यूनिट 1 ने राष्ट्रीय पावर ग्रिड में शामिल हुआ था और दिसंबर 2020 में हुए परीक्षण के दौरान यह रिएक्टर अपनी पावर क्षमता का 100% तक पहुंच गया था। यूएई वर्ष 1971 में अस्तित्व में आया था, जिसमें दुबई और अबू धाबी सहित 7 अमीरात देश शामिल थे। यूएई वर्ष 1967 में पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक में शामिल होता। कब? 1967 में। संयुक्त अरब अमीरात की ऊर्जा रणनीति वर्ष 2050 प्रमुख घटक के तौर पर यह देश अपने ऊर्जा मिशन में विविधता लाने के लिए एक शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का अनुसरण कर रहा है। संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका ने एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा सहयोग के लिए 123 समझौता के नाम से जानता है। आपसे पूछ सकता है कि यूएई और अमेरिका के बीच जो द्विपक्षीय समझौता हुआ है परमाणु ऊर्जा के लिए, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे 123 समझौता के नाम से जाना जाता है। पूछिएगा कि 123 समझौता क्या है, तो आप बता सकते हैं यूएई और अमेरिका के बीच परमाणु ऊर्जा के लिए जो एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट का नाम 123 एग्रीमेंट रखा गया है। इस 123 एग्रीमेंट ने संयुक्त अरब अमीरात में 12 का परमाणु ऊर्जा संयंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 6 अप्रैल 2021 को, कब? तो 6 अप्रैल 2021 को जलवायु के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन केरी से मुलाकात की। किसने? तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन हैं? तो प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। और ये अमेरिका के विशेष दूत, अमेरिका के विशेष दूत जॉन केरी से मुलाकात किए। दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने वित्त, जलवायु, संयुक्त अनुसंधान और सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन केरी भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं और उनकी यात्रा अमेरिकी राष्ट्रपति की लीडरशिप समिट फॉर क्लाइमेट से पहले बढ़ती जलवायु महत्वाकांक्षाओं पर परामर्श पर केंद्रित होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन केरी ने यह कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका भारत को जलवायु संकट के खिलाफ लड़ाई में अपने महत्वपूर्ण भागीदारी के रूप में देखता है, और ये बहुत अच्छी बात है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये है हमारे देश के प्रकाश जावड़ेकर जी और ये हैं अमेरिका के जॉन केरी सर। इन दोनों के बीच मुलाकात हुई और ये भारत 4 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। यह भी आप यहाँ थोड़ा सा देख सकते हैं दोनों व्यक्तियों को। अमेरिकी दूतावास ने यह उल्लेख किया कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक और नवाचार और विज्ञान और वैश्विक नेताओं के रूप में भारत जलवायु संकट के समाधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अमेरिका भारत को भविष्य के स्वच्छ ऊर्जा विकास, अनुसंधान और तैनाती के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में देखता है। नेक्स्ट, भारत के योगदान के बारे में बात करते हुए जॉन केरी ने कहा कि देश का नेतृत्व कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रहा, जिसमें दुनिया को कोविड-19 टीके वितरित करना शामिल है। और वास्तविक चीज़ है, इस महामारी के दरमियान एक छोटा सा देश जो दुनिया में बहुत कम इस मतलब इन क्षेत्रों में, महामारी क्षेत्रों मतलब क्या, डॉक्टरी के क्षेत्र में, इन क्षेत्र में बहुत कम योगदान, और ऐसा देश जिससे किसी को उम्मीद नहीं, ऐसा देश पूरे वर्ल्ड को लगभग 84-85 कंट्री को वैक्सीन प्रदान करवाया। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए भी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अप्रैल 2021 में जलवायु पर नेताओं के एक आभासी शिखर सम्मेलन के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी सहित 40 विश्व नेताओं को आमंत्रित किया है। किसने? जॉन बाइडेन ने। भारत आने वाले जो बाइडेन प्रशासन के दूसरे शीर्ष अधिकारी जॉन केरी हैं। मार्च 2021 में अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने देश का दौरा किया था। अमेरिकी रक्षा सचिव कौन है? तो लॉयड ऑस्टिन। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। तो इस प्रकार से आज हम लोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अप्रैल के फर्स्ट और सेकेंड वीक में होने वाली प्रमुख घटनाओं को देखने का प्रयास किए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोगों की परीक्षाओं में यह अधिक से अधिक अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो का लिंक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाइए। धन्यवाद।